अस्सलामुअलैकुम डॉक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है कोलिसिस्टाइटिस। कोलिसिस्टाइटिस बेसिकली इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर होती है। जो प्रीवियस 2 वीडियोस थी उसके अंदर हमने स्टोन को डिस्कस किया था, पोलीलिथियासिस एंड पोलीडेकोलिथियासिस, जिसके अंदर स्टोन गॉल ब्लैडर के अंदर था या स्टोन हमारी बाइल डक्ट के अंदर था। वो दोनों टॉपिक्स के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा वो कोलिसिस्टाइटिस है, जिसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की। ठीक है, तो ये देखें वही ओल्ड एनाटॉमी जो कि हम लास्ट 4 to 5 वीडियो से डिस्कस कर रहे हैं कंटिन्यूअसली। लिवर, गॉल ब्लैडर, बाइल डक्ट और हमारी जो ड्यूडिनम। ठीक है, ये लिवर, गॉल ब्लैडर और ड्यूडिनम। तो देखें, अगर फॉर एग्जांपल स्टोन यहाँ पे है तो हम उसको कहते हैं कोलीलिथियासिस। अगर स्टोन यहाँ पे है तो हम उसको कहते हैं कोलीडेकोलिथियासिस। अगर फॉर एग्जांपल इन्फ्लामेशन हो जाती है गॉल ब्लैडर की तो हम इसको कहेंगे कोलिसिस्टाइटिस। और इस बाइल डक्ट की अगर इन्फ्लामेशन हो जाती है तो हम इसको कहेंगे कोलेंजाइटिस। ठीक है, तो ये 4 टर्म्स हैं। इसको डिफरेंशिएट किस तरह करना है और ये किस तरह एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं या किस तरह एक दूसरे केसेस के अंदर प्रेजेंट करती हैं या किस तरह पेशेंट आपके पास आता है, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे और किस तरह डिफरेंशिएट करें एक दूसरे के साथ। ठीक है, जहां पे भी इन्फ्लामेशन होगी, चाहे कोलेंजाइटिस हो या कोलिसिस्टाइटिस हो, इनके अंदर आपको फीवर मिलेगा। अगर फीवर है तो वो इन्फ्लामेशन है, और अगर फीवर नहीं है और फिर पेन है तो फिर आपको मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि किस तरह आपने कोलीलिथियासिस और कोलीडेकोलिथियासिस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर लेना है। ठीक है, किस तरह आप उनको एक दूसरे से अलग कर सकते हैं। ठीक है, या किस तरह क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है इन्फ्लामेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर। ठीक है, गॉल ब्लैडर के अंदर अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कोलिसिस्टाइटिस। ठीक है, तो कोलिसिस्टाइटिस 2 टाइप्स की होती है, एक होती है क्रोनिक और एक होती है एक्यूट। एक्यूट कंडीशन किस तरह प्रेजेंट करती है और क्रोनिक कंडीशन किस तरह प्रेजेंट करती है, इसको हम आज देख लेते हैं। ठीक है, तो देखें, जो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूट को देखते हैं तो एक्यूट ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर जो पेन होता है वो सडन ऑनसेट के साथ आता है। ठीक है, कोई भी सडन चीज आ रही है तो हम उसको कहेंगे एक्यूट, और कोई लॉन्ग टर्म के लिए आ रही है जो इंसीडियस ऑनसेट के साथ आ रही है तो हम उसको कहेंगे क्रोनिक। ये तो सिंपल सी चीज है, ये जो हर टॉपिक के साथ एक्यूट और क्रोनिक को डिफरेंशिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो आज इस तरह है कि जो पेन है हमारे पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का, वो हमारे पास एक तो सडन होगा। ठीक है, सडन ऑनसेट होगा, शार्प पेन होगा, एगोनाइजिंग होगा और स्वीयर होगा। ठीक है, शार्प पेन होगा, एगोनाइजिंग का मतलब होता है कि बढ़ता ही चला जा रहा होगा, और स्वीयर पेन होगा। ठीक है, तो ये पेन की नेचर है। ठीक है, उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल रेफर की बात करें तो ये जो है टिप ऑफ शोल्डर की तरफ रेफर करता है। ठीक है, मैंने जब आपको अपेंडिसाइटिस पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने एक टर्म बोली थी शिफ्टिंग ऑफ द पेन। जब हमारे पास अपेंडिसाइटिस होती है तो पेन जो है वो पहले अम्बेलिकल रीजन के अंदर होता है और उसके बाद ये शिफ्ट हो जाता है राइट इलियक फोसा के अंदर। ठीक है, जब राइट इलियक फोसा के अंदर पेन जो है शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जहां पहले हो रहा था वहां से रिलीफ हो गया है और नई जगह पे पेन होना स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो रेफर होता है ना, रेफर का मतलब होता है कि वहां पे भी हो रहा है, मतलब आपको राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में भी पेन हो रहा होगा, क्योंकि ये जो पेन है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में होगा। आपको पता है गॉल ब्लैडर जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में है, तो पेन जो है वो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम के अंदर भी हो रहा होगा, और जो पेन है वो रेफर हो रहा होगा टिप ऑफ शोल्डर की तरफ। ठीक है, अभी 3 टर्म्स होती हैं, एक है शिफ्टिंग ऑफ द पेन जैसा अपेंडिसाइटिस में होता है, दूसरा है रेफर ऑफ द पेन कि उस जगह पे भी हो रहा है और नई जगह पे भी स्टार्ट हो गया है, और थर्ड होता है रेडिएटिंग ऑफ द पेन। ऐसे लगता है जैसे पेन रेडिएट करके या मूव करके उस तरफ जा रहा है। ठीक है, वो होता है हमारे पास मायोकार्डियल इंफार्क्शन वगैरह के अंदर, जिसमें हमारे चेस्ट के अंदर पेन होता है और पेन जो है वो रेडिएट कर रहा होता है हमारे जा के अंदर या लेफ्ट आर्म और शोल्डर की तरफ और लेफ्ट हैंड की तरफ। ठीक है, तो ये जो है हमारे पास तीसरी टर्म होती है कि रेडिएटिंग पेन क्या होता है। ठीक है, तो ये 3 टर्म्स होप्स हो कि आपको ये सारी समझ आई। तो देखें इसके अंदर क्या हो रहा है कि जो पेन है हमारे पास राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के अंदर हो रहा है, सडन है, शार्प है, एगोनाइजिंग है और स्वीयर पेन है। ठीक है, उसके बाद ये रेफर कर रहा है टिप ऑफ शोल्डर की तरफ। ठीक है, फिर सेकंड थिंग, अगर इसी चीज को हम क्रोनिक की तरफ देखें तो क्रोनिक के अंदर जो पेन है वो इंसीडियस ऑनसेट के साथ आता है, स्लो ऑनसेट के साथ आता है। ठीक है, डल पेन होता है और माइल्ड पेन होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्वीयर नहीं होता, माइल्ड पेन होता है। ये भी हमारे पास टिप ऑफ शोल्डर की तरफ रेडिएट कर रहा होता है। ठीक है, सॉरी रेफर कर रहा होता है। देन नेक्स्ट चीज ये है कि कहा जाता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के पेन को इंक्रीज करती हैं, तो वो मूवमेंट है। अगर आप मूवमेंट करते हैं तो आपको पता है कि जब मूवमेंट इंसान करता है तो पेन जो है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी रीजन ये होती है जो हमारी पेरिटोनियम है वो जो सिरोजा होती है उसके साथ टच करती है, और जो हमारे पास नर्व रूट्स होती हैं वहां से पेन सेंस होता है और ब्रेन की तरफ चला जाता है और हम पेन फील करते हैं। ठीक है, तो जो अगर फॉर एग्जांपल मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट के साथ जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन है
वो इंक्रीज करेगा। बट अगर हम क्रोनिक की बात करें तो क्रोनिक जो है ये फॉर अ लॉन्ग टाइम टर्म पेन चल रहा होता है और इतना स्पीयर पेन भी नहीं होता, डल पेन और माइल्ड पेन होता है, तो इस वजह से ये फैटी फूड के साथ तो इंक्रीज करेगा लेकिन रूटीन में मूवमेंट के साथ ये इंक्रीज नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद रिलीफ की बात करें तो जो एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन है वो अगर आदमी सीधा लेट जाए तो उसका पेन जो है वो कम हो जाता है, लेकिन जो हमारे पास दूसरी साइड है इसके अंदर तो इतना ज्यादा फास्ट सीवियर पेन है नहीं, तो इस वजह से एनाल्जेसिक्स देने पड़ते हैं और ये फिर ठीक हो जाता है। ओके, यहाँ पे एक और पॉइंट आपने नोट करना है कि जो क्रोनिक पेन है तो वो तो फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड ऑफ टाइम चल रहा होगा, लेकिन जो हमारे पास क्रोनिक एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का पेन है ना वो लेंग मतलब लेट जाने से कम हो जाएगा, लेकिन एक चीज और याद रखनी है कि इसका ड्यूरेशन जो है ये 12 घंटे से ज्यादा रहेगा, ठीक है। जो हमारे पास कोलिलिथियासिस या स्टोन इन द गॉल ब्लैडर का पेन था वो 12 घंटे से कम होता है, पेन स्टार्ट होगा 12 घंटे से पहले पहले वो रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसका पेन जो है वो 12 घंटे से ज्यादा चलता है क्योंकि एक इन्फ्लामेशन चल रही होती है और इस वजह से इसका पेन 12 घंटे से ज्यादा होगा, ठीक है। ये पॉइंट है डिफरेंशिएट करने के लिए। ओके, देन अगर एडिशनल की बात करें तो वही जीआईटी अपसेट जिसमें नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया वगैरह ये सारी की सारी चीजें आ रही होती हैं। सेम एज दैट जो हमारे पास क्रोनिक साइड है उसमें अंदर भी जीआईटी अपसेट जो कि हम हर वीडियो के अंदर प्रीवियस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जामिनेशन की बात करें तो एग्जामिनेशन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? एग्जामिनेशन के ऊपर जहां पे भी इंफ्लामेशन है आपने 3T को याद रखना है, 3 T's, ठीक है। इस तरफ भी और इस तरफ भी। ये 3T क्या है? 3T फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज होगा जहां पे भी अगर फॉर एग्जांपल बॉडी में अंदर कोई इन्फेक्शन चल रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है तो एक तो टेम्परेचर उसका इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड थिंग टैकीकार्डिया, ठीक है। टैकीकार्डिया का क्या मतलब होता है कि हार्ट रेट का इंक्रीज कर जाना। आपको $1 बिलियन कंसेप्ट दे दूं कि अगर फॉर एग्जांपल 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे पास 10 बीट्स पर मिनट जो है वो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ा $1 बिलियन कंसेप्ट है। देखिए अगर 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो 10 बीट्स पर मिनट, अगर फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन है और उसका जो हार्ट है वो नॉर्मली पंप कर रहा है या बीट्स कर रहा है या उसकी पल्स जो आ रही है वो 72 बीट्स आ रही है, ठीक है, बीट्स पर मिनट आ रही है और उसका टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर फॉर एग्जांपल उसका टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाता है तो क्या होगा कि उसकी जो बीट्स है वो 82 बीट पर मिनट आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह जिस तरह जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे जो है हार्ट बीट इंक्रीज होती जाएगी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं टैकीकार्डिया, ठीक है। थर्ड थिंग जो आपने 3T के अंदर याद रखनी है वो है टेंडरनेस। जहां भी इन्फ्लामेशन होगी वहां पे टेंडरनेस होगी। टेंडरनेस क्या होता है? टेंडरनेस होता है अगर किसी जगह को आप प्रेस करें और प्रेस करने की या पाल्पेट करें तो उससे पेन हो, उसको हम टेंडरनेस कहते हैं। ये तीनों टी जहां भी इन्फ्लामेशन होगी ये पॉजिटिव होंगी, ठीक है। चाहे वो हमारे पास अपेंडिसाइटिस है, चाहे कोलिसिस्टाइटिस है, चाहे कोलेंजाइटिस है, मतलब जो भी चीजें हैं उनके अंदर ये 3T's जो हैं ये हमेशा इंक्रीज्ड ही आपको मिलेंगी, ठीक है। ये है 3T। क्रोनिक में भी यही सीन होगा और हमारे पास जो एक्यूट कंडीशन है उसके अंदर भी ये 3T इंक्रीज मिलेंगी। फिर हमारे पास कोलिसिस्टाइटिस के अंदर 2 साइंस जो है वो पॉजिटिव होते हैं, क्रोनिक में नहीं होते। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर कौन से 2 साइन पॉजिटिव होते हैं? एक होता है मर्फी साइन और एक होता है सॉस साइन। जो मर्फी साइन है ना इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम पेशेंट के राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के ऊपर प्रेस करें और पेशेंट को कहें कि अपनी जो सांस है वो अंदर खींच के रोक के रखे, ठीक है, इंस्पायरेट करे और जो एक्सपायरेट ना करे, इंस्पायरेट करके स्टॉप करे रिस्पायरेशन को और हम उसके राइट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन के ऊपर पुश करते हैं तो उसके बाद उसको बहुत ज्यादा पेन फील होता है। इस कंडीशन को हम कहते हैं मर्फी साइन, सिंपल वर्ड्स के अंदर, ठीक है। और सॉस साइन ये होता है कि जो हमारे पास 9th to 11th रिब्स होती है ना वहां पे सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, ठीक है, ये हाइपर एस्थेसिक बैक हो जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम उस 9th और 11th रिब के दरमियान कहीं भी प्रेस करते हैं ना तो उसको एक शदीद पेन होता है, ठीक है, इसको हम कहते हैं सॉस साइन, सॉरी बोस साइन, ठीक है, BOAS बोस साइन, ठीक है, क्लियर हो गया। देन हमारे पास नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की तरफ मूव करें तो इसके अंदर जो हमारे पास टोटल ल्यूकोसाइट काउंट और सेम एज दैट क्रोनिक साइड पे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होगा। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में स्पेसिफिकली बात करें तो लिम्फोसाइट्स इंक्रीज होंगे, ठीक है, लिम्फोसाइटोसिस होगा। देखें
जहां पे भी इन्फ्लामेशन चल रही होती है ना, वहां पे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट इंक्रीज होता है, लिम्फोसाइटोसिस। ठीक है, तो ये हमारे पास क्रोनिक में भी सेम कंडीशन होगी और एक्यूट कंडीशन में भी सेम होगी। अगर एलएफटीज की बात करें, ठीक है, एलएफटी होते हैं लीवर फंक्शन टेस्ट, तो ये हमारे पास नॉर्मल मिलेंगे, ठीक है, इसके अंदर भी और इसके अंदर भी, क्रोनिक के अंदर भी। लेकिन हमारे पास जो कोलेंजाइटिस होता है, इन्फ्लामेशन ऑफ द बाइल डक्ट, उसके अंदर अगर इन्फ्लामेशन है तो वो हम उसमें हमारे पास एलएफटी जो है वो डीअरेंज्ड हो जाएंगे, ठीक है। वो आगे देखते हैं कोलेंजाइटिस वाले टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट चीज है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो उसके अंदर हमें क्या चीज मिलती है, एक तो हमारे पास जो गाल ब्लैडर है वो स्वोलन मिलता है, ओडिमेटस मिलता है, और गाल ब्लैडर विद इंफ्लामेटरी डिब्राइज, ठीक है, गाल ब्लैडर के ऊपर आपको इंफ्लामेशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब हम दूसरी तरफ बात करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल क्रोनिक कंडीशन है तो उसके अंदर श्रंकन होगा, एट्रोफिक गाल ब्लैडर होगा, ठीक है। इसके अंदर एक्यूट के अंदर क्या है, इंफ्लामेटरी डिब्राइव है, और जो हमारे पास क्रोनिक है उसके अंदर श्रंकन और एट्रोफिक डिब्राइड है गाल ब्लैडर की, ठीक है। फिर जो अल्ट्रासोनोग्राफी है उसके अंदर जो एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन में हमारे पास 90% काज जो है वो स्टोन्स होते हैं, ठीक है। गाल के अंदर, गाल ब्लैडर के अंदर स्टोन था और वो स्टोन मूव करके जो हमारे पास माउथ है या हम कह सकते हैं नेक है, ये देखें यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल स्टोन आ गया तो पीछे जो बाइल इसके अंदर पड़ी हुई थी उसके अंदर इन्फ्लामेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो ड्रेन आउट नहीं हो रही। तो इस वजह से 90% काज जो है वो स्टोन होती है और उसकी वजह से इसकी इन्फ्लामेशन हो जाती है, ठीक है। और 10% जो है वो अदर काजेस हो सकती हैं। कौन कौन सी काजेस हो सकती हैं अदर 90% स्टोन के अलावा 10% जो काजेस हो सकती हैं, उनके अंदर हमारे पास इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एचआईवी के पेशेंट वगैरह हो सकते हैं, डायबिटीज मिलाइटिस के पेशेंट हो सकते हैं, या इसके अलावा जो टाइफाइड वगैरह या इंटेरिक फीवर जिसको हम कहते हैं, उस कंडीशन के अंदर जो हमारे पास ये चीजें आ सकती हैं, ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग 10% है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में अंदर हमारे पास जो एक्यूट कंडीशन है उसमें तो हमने सबसे पहले एडमिट करना होता है, एनपीओ करना होता है। एनपीओ होता है नथिंग पर ओरल आईवी फ्लूइड्स देने होते हैं, एंटी इमेटिक ड्रग्स देने होते हैं। एंटी इमेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती हैं जो कि वोमिटिंग के लिए होते हैं, या एंटी वोमिटिंग जिनको कहते हैं, ठीक है, एंटी वोमिट ड्रग्स जो दें। क्योंकि आपको पता है कि एडिशनल फीचर के अंदर हमने जीआईटी अपसेट्स के बारे में बात की, तो जीआईटी अपसेट्स जो हैं इनके अंदर क्या है, नोजिया, वोमिटिंग, एनोरेक्सिया वगैरह। तो ये जो है एंटी इमिटिंग ड्रग हम इसलिए दे रहे हैं ताकि उसकी जो वोमिटिंग है वो रुक सके, ठीक है। तो उसके अलावा जो हमने एंटीबायोटिक्स देनी होती हैं, आईबीएक्स का मतलब होता है एंटीबायोटिक्स, इंट्रावेनियस देनी होती हैं। इनमें हम कौन कौन सी चीजें दे सकते हैं, हम दे सकते हैं सेफ्ट्रेक्सोन वगैरह दे सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली यही दो ड्रग्स ही यूज की जाती हैं, सेफ्ट्रेक्सोन और मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। उसके अलावा अगर क्रोनिक की बात करें तो इसके ट्रीटमेंट के अंदर हमने एनाल्जेसिक्स देने होते हैं, आपको पता है, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म से पेन चल रहा होता है तो वो रिलीफ तो ना ही वो लेट जाने से रिलीफ होता है और ना ही हमने उसको कोई यानी कह सकते हैं कि इमरजेंसी कंडीशन को ट्रीट करना होता है, तो उसके अंदर हम एनाल्जेसिक्स इनिशियल ही देते हैं, ठीक है। और फिर अगर पूछा जाए कि ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस क्या है, क्या ट्रीटमेंट ऑफ द चॉइस है कि किस तरह कोलिसिस्टाइटिस को हम ट्रीट कर सकते हैं प्रॉपरली, तो उसके अंदर हमने इस एक्यूट कंडीशन के अंदर एक्यूट या इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है, ठीक है। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के अंदर हमने इमरजेंसी कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है, ठीक है, या अर्जेंट कोलिसिस्टेक्टमी करनी होती है। तो ये एक इमरजेंसी सर्जरी होती है, इसके अंदर हमने गॉल ब्लैडर को रिमूव कर देना होता है, ठीक है। अगर क्रोनिक की बात करें तो इसके अंदर हमने इलेक्टिव सर्जरी करनी होती है। इलेक्टिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल हमने उसको लिस्ट में लगा देना है कि जब आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप उस वक्त उसको इजी और रिलैक्स होके निकाल सकते हैं, ठीक है। एक पॉइंट और मैंने यहाँ पे मिस किया, वो मैं रिपीट कर देता हूँ, वो ये है कि हमारे पास जो टेम्परेचर है ना वो एक्यूट कंडीशन जो होती है उसमें हाई ग्रेड होता है, ठीक है, हाई ग्रेड फीवर होता है। बट जो हमारे पास क्रोनिक कंडीशन होती है उसके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। लो ग्रेड और हाई ग्रेड फीवर के का क्या मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल जो फीवर है वो 101 से ज्यादा है, मोर देन 101 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये जो है हमारे पास 101 से ज्यादा है तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ हाई ग्रेड फीवर। और अगर फॉर एग्जांपल 101 से लेस है तो हम इसको कहेंगे दिस इज अ लो ग्रेड फीवर, ठीक है। तो ये एक्यूट कंडीशन के अंदर हाई ग्रेड फीवर होता है और जो क्रोनिक कंडीशन है उसके अंदर लो ग्रेड फीवर होता है। तो ये थी ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए कोलिसिस्टाइटिस के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो है उसके अंदर हम कोलेंजाइटिस को डिस्कस करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोलिसिस्टाइटिस से, और कोलिसिस्टाइटिस को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं कोलेंजाइटिस से, ठीक है।
तो ये था आज का लेक्चर। आप कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, समटाइम कुछ ऐसी न्यू एडिशंस आती हैं, न्यू रिसर्चेज आती हैं, या कोई लेक्चर के अंदर कोई मिसिंग चीज होती है या न्यू रिसर्च आई होती है, तो उसको कमेंट बॉक्स में पिन कर देता हूँ, तो वो देख लीजिएगा। समटाइम ऐसी कोई न्यू अपडेट्स आती हैं तो वो मैं पुट करता हूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। यहाँ तक अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दें, मैं इंशाल्लाह ट्राई करूंगा कि एज सून एज पॉसिबल आपको आंसर कर दूं। थैंक यू डॉक्टर्स, अल्लाह हाफिज।